भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं आप सबका भाई एडवोकेट विकास अम्बेडकर, भीम आर्मी जिला महासचिव, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। आप सबके प्यार और समर्थन ने हमें इस काबिल बनाया साथियों कि आज हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचती है। सम्मानित साथियों, आज के इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मुद्दा है हमारा अपना संगठन। साथियों, आज संगठन को लेकर के चर्चा करने का मन इसलिए हुआ कि कोई ना कोई इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में उसकी पूरी ज़िंदगी की रूपरेखा बदल देता है। तो एक घटना ऐसी ही मेरे जीवन में हुई है साथियों, जिस घटना से मैं इतना प्रभावित हो गया कि आज इस YouTube चैनल पर, इस मंच के माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से अपनी बात को, अपने जज्बात को, अपनी पीड़ा को आप लोगों तक साझा करने में पहुंच गया साथियों। आप लोगों से बातचीत करते हुए अपने दुख, अपनी पीड़ा को साझा करना चाहता हूं आप लोगों से। जो मेरी पीड़ा है वो पीड़ा मुझे हमारे महापुरुषों से मिली है साथियों। सब कहते हैं महापुरुषों से बहुत कुछ मिला है, मानता हूँ। ये जीवन दान जो है हमारे महापुरुषों के रहमो करम का ही परिणाम है, लेकिन मुझे जो दुख है वो भी हमारे महापुरुषों से मुझे मिला। वो कैसे मिला है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी नहीं, हर उस क्रांतिकारी योद्धा की बात है। ये हर उस मिशनरी व्यक्ति की बात है जो समाज के लिए, संगठन के लिए अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग करके निकल पड़ता है। और उसके अंदर ये पीड़ा होती है, ये दर्द होता है कि सामाजिक परिवर्तन चाहिए। वो ये सपना देखता है कि अपने महापुरुषों के देखे हुए सपने को पूरा किया जाए। वो इसी सपने के साथ समाज में लगातार मेहनत करता है। और वैसा ही दर्द मेरा भी है। वह दर्द हमें हमारे महापुरुषों से कैसे मिला ये मैं आपको ज़रा बता दूं कि जिस व्यक्ति ने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया साथियों, जिस व्यक्ति ने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया, उनके दर्द को अपना दर्द मान लिया, तो उसको मेरे जैसी पीड़ा होगी। और ऐसा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं पिछले 10 सालों से संघर्ष करने वाले, पिछले 10 सालों से संघर्ष करने वाले, बहुजन हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन, बहुजनों की बुलंद आवाज़ जिनको कहा जाता है, भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। लोग उनको एज ए पॉलिटिशियन देखते हैं, लेकिन मैं उनको आज भी एज ए टीचर देखता हूँ, एक मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ। वो ऐसे देखता हूँ साथियों कि ऐसे बहुत सारे लीडरशिप करने वाले लोग पहले भी हुए, आए चले गए, लेकिन ऐसी शख्सियत मैं मेरे जीते जागते इस इतिहास में, अपनी इस ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। जिस भाई ने मुझे अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जिसने मुझे अपने गले से लगाकर के ये सिखाया कि हमारे महापुरुषों का आंदोलन हमारी जिम्मेदारी है। हमारे महापुरुषों का आंदोलन, उनकी विचारधारा इस बहुजन समाज तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल की जो नस्लें हैं वो नहीं बोल पाएंगी। सम्मानित साथियों, पिछले 10 वर्षों से लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ उनको राजनीति करनी है। मैं उनको ऐसे एज ए राजनीतिज्ञ नहीं देखता हूँ, मैं उनको एक नेता की तरह नहीं देखता हूँ, मैं उनको अपने एक मार्गदर्शक की तरह देखता हूँ, एक शिक्षक की तरह देखता हूँ, ऐसे महामानव की तरह देखता हूँ, जिस तरह हमारे महामानव, युग पुरुष जिन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे महामानव साहब कांसी राम जी। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने साहू फूले पेरियार की विचारधारा पर काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा पर काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस समाज को जगाने के लिए, समाज में एक वैचारिक क्रांति का उद्भव करने के लिए, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए
अपने आप को ही नहीं अपने परिवार को भी कुर्बान किया है, अपने 4-4 बच्चों को भी कुर्बान किया है। उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है कि आज आप सर उठा कर के जी सकते हैं। लेकिन ये मुकाम, जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, इसके लिए हमारे महापुरुष लड़े हैं, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं साथियों। ये हमारे महापुरुषों की विरासत है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे न जाने कितने महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान हो गए। ये उनके बलिदान होने का परिणाम है कि आज यहाँ से एक माइक, एक मंच के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ साथियों। ये किसी और का नहीं, हमारे महापुरुषों का रहमो करम है, उनके रहमो करम का परिणाम है साथियों। मुझे कुछ लाइनें याद आ जाती है, मैं कह देता हूँ कि कैसे भूल जाऊं मैं बाबा साहेब को, कि भूलेंगे वो भूलना जिनका काम है। मैं कैसे भूल जाऊं, मेरी ना गुजरती उनके बिगर कोई शाम है। कि भूलेंगे वो भूलना जिनका काम है, मेरी ना गुजरती बाबा साहेब के बिगर कोई शाम है। और कैसे भूल जाऊं मैं अपने बाबा साहेब, अपने उन महापुरुषों को, मेरी ज़िंदगी भी तो उनका एक एहसान है। सम्मानित साथियों, हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। पर सोचो उस समय की व्यवस्था को, उस वर्ण व्यवस्था को, उस मनुस्मृति व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के अंतर्गत कभी ना हमारे पूर्वजों को, ना हमारे माता पिताओं को, ना हमें कभी सम्मान से जीने का अवसर ही नहीं मिला। सोचिए उस समय को, उस व्यवस्था को, जिस समय हमारे लोगों के पीछे झाड़ू बांध दी गई हो, गले में उनकी हांडियाँ लटका दी गई हो, उनके चलने से ये ज़मीन अपवित्र हो जाती हो, उनके पीने से पानी अपवित्र हो जाता हो। सोचिए उस समय की व्यवस्था कैसी रही होगी साथियों। जब मैं बाबा साहेब को पढ़ता हूँ, उनके संघर्षों को, उनके जीवन की उन घटनाओं को मैं पढ़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि इस दुनिया में पानी के लिए पहला आंदोलन करने वाले विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। जो प्राकृतिक स्रोत है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिस पर सबका समान अधिकार हो, उसको प्राप्त करने के लिए भी हमारे महापुरुषों को आंदोलन करना पड़ा साथियों। कैसी व्यवस्था रही होगी उस समय की, क्या जीवन रहा होगा हमारे लोगों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे उन महापुरुषों का जिन्होंने संघर्ष करके अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी बलि दे दी हो। देखिए सतगुरु रविदास जी महाराज जी के साथ कितना अन्याय हुआ। जो लोग अपने आप को ये कहते हैं हम रविदासी कौम के लोग हैं, सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, तो मैं नहीं मानता आप झूठ बोलते हैं। आप झूठ इसलिए बोलते हैं, ये लगभग 650 वर्ष पुरानी बातें हैं। जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज संघर्ष कर रहे थे, इस समाज के परिवर्तन में वो इतने संघर्षशील, इतने लगनशील, इतने लीन थे। और तब उन्होंने ये आगाज़ किया था कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ बेगमपुरा जैसा वो राज चाहते थे कि जहाँ किसी को कोई गम ना हो, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहाँ सभी समानता के साथ जिए, जहाँ स्त्री पुरुषों का सम्मान हो। ऐसा बेगमपुरा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे परशन। और उन्होंने आजीवन इसी सिद्धांत पर कार्य किया। और आज जो उनके अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं, वो क्या इस सिद्धांतों पर काम करते हैं? वो लोग पंथों में बटे हैं। मैंने देखा है सत्संग में, मैंने मेरी ज़िंदगी के 14 साल दिए, तमाम उन सत्संगों में मैं गया जहां मैंने ये पाया कि लोग सिर्फ और सिर्फ पंथ को लेकर के झगड़ रहे हैं। लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ रहे हैं। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग जानना ही नहीं चाहते सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा, उनका मिशन क्या है, उनका आंदोलन क्या है। सतगुरु रविदास जी महाराज हमेशा छुआछूत के खिलाफ लड़ते रहे,
उस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे जो हमारे समाज के साथ भेदभाव करती रही। उसी मिशन को लेकर के आगे बढ़े हमारे हम सब के रहबर, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, जिनको नारी का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्हीं महापुरुषों का मिशन लेकर के आगे बढ़े। वहीं से उठाया उन्होंने वो सिद्धांत कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा नहीं चाहते थे वो जैसा आज हमारे लोग कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना रह गया है, और जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा तो समाज में नौकर पैदा होंगे, शासक नहीं, राजा नहीं, मालिक पैदा नहीं होंगे, नौकर ही पैदा होंगे। और ये इसलिए क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है साथियों। सर्वप्रथम हमें हमारी मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। ये बात मैं संगठन को लेके इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को इस कदर देखा है। आज मैं ये जानता हूं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान रखता है। भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में अपनी पहचान रखता है। जिस बहुजन हृदय सम्राट को, युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को यूएसए की मैगजीन अब एक स्थान देती है, टाइम्स इंडिया, तमाम वो मैगजीन अपने आप में एक स्थान देती है, तो वो आदमी इतना छोटा नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है एक संगठन है, सामाजिक संगठन, और जिसका मुख्य उद्देश्य महापुरुषों के सपने को पूरा करना है। बहुजन समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बहुजन समाज तक पहुंचाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देना है कि हमारे समाज की बहन बेटी बहुएं जो है मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सर उठा कर के जिए, वो इतनी आत्मनिर्भर हो, इतनी सुरक्षित हो कि मनुवादी सोच रखने वाले लोग देखने से पहले भी 1000 बार सोचे। भीम आर्मी किसी की जाति मजहब को देखकर नहीं लड़ती साथियों। भीम आर्मी का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, जिसके नाम से उसकी पहचान होती है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन। जैसे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी काम कर रही है भारत की सुरक्षा के लिए, वैसे ही भारत के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये भीम आर्मी काम करती है। और भारत एकता मिशन पूरे भारत में भाईचारा बंधुता बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है साथियों। तो क्या आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आप लोगों के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन कितना जरूरी है? अरे सोचिए उस समय को जो 2015 से पहले हमारे लोगों की इतनी औकात नहीं होती थी कि एक सिपाही से वो बात कर ले, और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे लोगों को वो हुनर सिखाया कि आज भीम आर्मी का एक सिपाही भी अपने यहाँ के जिला कलेक्टर से आंख मिला के बात करता है, आपके क्षेत्र के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एसएसपी महोदय, एसपी महोदय से आंख मिला के बात करता है। आज वो थाने में खड़ा होकर के जाकर के थाने के प्रभारी एसएचओ से बात करता है, क्षेत्र अधिकारी सीओ से बात करता है। अगर उसके समाज पर कहीं अन्याय अत्याचार, उसके समाज का उत्पीड़न हो, किसी बहन बेटी की अस्मत के साथ छेड़छाड़ हो, तो वहाँ पुलिस से पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पहुँचते हैं। लेकिन वो कब पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? जहाँ उनका संगठन मजबूत है, जहाँ समाज के लोग उनकी हिदायत में उनका समर्थन करते हो। अब आज पूरे भारत देश के अंदर ये जानकारी है कि भारत के अंदर अगर आज सबसे बेहतरीन संगठन कोई काम कर रहा है, वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन काम कर रहा है, जो मजदूर किसान की आवाज़ को बुलंद करता है, जो
ये चाहता है कि ये भारत मुल्क जाति रहित हो, जिसमें जाति को लेकर के, धर्मों को लेकर के कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो। और सम्मानित साथियों, हमारे लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, आज भी वैसा करते हैं जैसा कि एक समय, अंतिम समय जब बाबा साहेब की आंखें नम हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और बाबा साहेब की आंखें नम इसलिए थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जिनको बाबा साहेब ने स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि जब ये पढ़ कर के आएंगे तो ये अपने समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ कैसा, जैसा आज होता है। महापुरुषों की कुर्बानियों की, बलिदानों के परिणाम की वजह से आपको ये संविधान प्राप्त हुआ, और इस संविधान में आपको ये आरक्षण और संरक्षण प्राप्त हुआ। जिस संविधान में आरक्षण की बदौलत आप ये जो प्राप्त कर लेते हैं, ये किसी और की नहीं, हमारे महापुरुषों की कुर्बानी है साथियों। और आप नमक बाबा साहेब का खा कर के और नमक हरामी करते हैं, हमारे उन महापुरुषों के साथ गद्दारी करते हैं और उनकी चर्चा करते हैं जो नमक हलाल है। दुख होता है ऐसे लोगों पर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सिपाही ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में कहीं भी अन्याय ना हो, और जब वो इसके लिए कभी भी अपने उस समाज के क्षेत्र के लोगों को खोल देता है तो लोगों के पास समय नहीं होता, और जब अगले ही समय वहीं उस समाज में कोई घटना हो जाए, कोई एट्रोसिटी हो जाए, तो सबसे पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है। और किसी कारणवश वहाँ भीम आर्मी के पदाधिकारी नहीं होने पर, अगर वहाँ हमारे पदाधिकारी नहीं पहुँचते तो सोशल मीडिया पर ये सवाल करते हैं लोग कि भैया वहाँ घटना हो गई, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग नहीं पहुँचे। अरे भाई, क्या आपने देखा कि आपके क्षेत्र में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग हैं भी या नहीं? क्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप जिस समाज में पैदा हुए हैं, क्या आप पर महापुरुषों का कर्ज नहीं है? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन उस सामाजिक संगठन के हिस्सेदार नहीं हो सकते? आप उसके सदस्य नहीं हो सकते? मैं इसी बात के लिए कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत बने, ताकतवर बने और शोषित ना होकर के शासक बने, ये सपना है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कि वो इस बहुजन समाज को शासक बनते देखना चाहता है। वो चाहता है कि बहुजन समाज शासक बने। अगर आप चाहते हैं कि आप ताकतवर बने, शासक बने, तो ये जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। ये जानकारी सबको है, उस जानकारी के मुताबिक आपकी अपने गांव में आपकी टीम होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ना चाहिए। इसलिए जुड़ना चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके कस्बा में कहीं कोई घटना हो जाए, उस घटना की जानकारी भीम आर्मी के उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। इसलिए जुड़ना चाहिए, ना कि भीम आर्मी आपसे जुड़ करके कुछ मांगती है। भीम आर्मी आज स्वार्थ नहीं चाहती है। भीम आर्मी का स्वार्थ इतना सा है, इस बहुजन समाज को वो कहीं इसके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार या इस बहुजन समाज को पेटते हुए नहीं देखना चाहती। वो इस समाज को शासक बनते देखना चाहती है। इस समाज को शासक बनाने के लिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों पर आप लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं। आप देख लीजिए, इस भारत मुल्क में किसी भी प्रदेश के अंदर कोई घटना हो जाए तो वहाँ की सियासत के लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद जी से पहले वहाँ नहीं पहुँचते हैं। वो बोलते तक नहीं है उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को उठा करके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। लोग कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, मैं नहीं मानता भाई। वो इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो इस समाज में महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो महापुरुषों के सपने का भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा बेगमपुरा, जैसा सपना करुणा के महासागर तथागत बुद्ध ने देखा प्रबुद्ध राष्ट्र, जैसे जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा, ऐसे
उस सपने को साकार करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं भाई। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस आंदोलन में आपकी हिस्सेदारी हो? आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं संगठन को लेकर के ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे होने के वजूद का एहसास हो, इसलिए संगठन का होना जरूरी है। आज हम जिस शिक्षा की बात करते हैं, उस शिक्षा की महत्वता भी तब होगी तब आपके हाथों में, आपके अपने लोगों के हाथों में सरकार हो। क्योंकि सरकार ये ताकत रखती है, कानून बनाने का जो अधिकार मिला है वो सदन को मिला है, सरकार को मिला है। साथियों, एक एक करके हमारे लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, हमारे लोगों को उसका एहसास तक नहीं हुआ। सर्वप्रथम हमारे लोगों के आरक्षण से दिक्कत हुई, उनके संरक्षण से दिक्कत हुई। सम्मानित साथियों, तुम्हारा आरक्षण किस प्रकार खाया जा रहा है, क्या इस बात का एहसास है? जब आरक्षण लागू हुआ तो पूरे भारत मुल्क में आप लोगों को आरक्षण दिया गया। फिर एक अध्यादेश लाकर के, एक बिल लाकर के कानून बना दिया गया कि जो जिस प्रदेश के अंदर है उसको वहीं आरक्षण मिलेगा प्रदेश सरकार से, अन्य दूसरे प्रदेश के अंदर आपको आरक्षण नहीं दिया जाता। जैसे कि आप देखते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बहन भाई हैं, जब वो पंजाब पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आप एससी कैटेगरी में नहीं जाएंगे, जो एससी के लोग होंगे, वहाँ आप सामान्य श्रेणी में जाएंगे। कब ये हुआ, कैसे हुआ, क्या पता चला आपको कभी? क्यों हुआ, क्यों होने दिया आप लोगों ने? दूसरा ये भी तैयार किया इन लोगों ने, पहले क्या होता था कि अगर एससी का बच्चा है, अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, वो एससी सीट काट करके जनरल में चला जाता था, एससी सीट सुरक्षित रहता था अपने कमज़ोर भाइयों के लिए। लेकिन इनको दिक्कत हुई कि एससी का बच्चा जो है सीट काट करके जनरल में जा रहे हैं, इसका इंतजाम करो कि चाहे ये कितना बड़ा धुनत्तर बन जाए, ये एससी में ही रहेगा। सम्मानित साथियों, आपको एहसास तलक नहीं होने दिया और धीरे धीरे करके आपके हक अधिकारों का हनन हुआ। जब हमारे बच्चे विभाग में चले जाते, नौकरियों में उनको जो प्रमोशन मिला, नौकरियों में प्रमोशन को ख़त्म कर दिया, उसको खा लिया साथियों, कि हमारा बच्चा काम अच्छा करेगा, तरक्की करेगा, प्रमोशन होगा तो वो उनसे सवाल करेगा। ये बात उनको चुभी। और यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनको पता है, 4-4, 5-5 साल लगता है उनको। कैसे होती है यूपीएससी की तैयारी, उसके लिए भी आपका इंतजाम कर दिया। लिटरल एंट्री, सीधी भर्ती होती है, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, सीधा डायरेक्ट आईएएस बना सकते हैं, आईपीएस बना सकते हैं। कोई भी गजेटेड ऑफिसर आपको, उनके लोग जो है अपने लोगों को बना सकते हैं। आपको पता चला नहीं, 131 कुछ लोग आपके सदन में हैं, लेकिन कुत्ते की तरह हाजी करके दुम हिलाते हैं, आपकी आवाज़ उठा ले इतनी औकात उनकी नहीं है। नमक बाबा साहब का खाते हैं, हलाली किसी और के यहाँ करते हैं। मेरी बातें कड़वी हो सकती है, कुछ लोगों को मैं चुभ सकता हूँ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं डरता भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं डरता हूँ कि ये बात तो मैं जान चुका हूँ कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। बाबा साहब की इस आवाज़ को बुलंद करने का मैंने अपने आप में जिम्मा उठाया है और मैंने पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ा है, बाबा साहब के संघर्ष को, इसलिए इतना दर्द है मुझे। और कहते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बात को समझाते हैं कि एक एक पत्थर को पानी में फेंक दे तो उस पानी में वो लहरें पैदा कर देता है, और भी कुछ ना सही तो कम से कम मैं वो लहरें तो पैदा करके जाऊंगा। एक पत्थर की औकात भी जब पता चलती है कि जब आवारा कुत्ते सुनसान सड़क पर आपको घेर ले, एक पत्थर की कीमत उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी अहमियत है, अपने आप को पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए और उस वजूद की गरिमा को समझिए, आपकी जिम्मेदारी को समझिए। इस संगठन को आगे बढ़ाना, इस समाज के प्रतिनिधित्व को करना किसी एक विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है
प्रत्येक नागरिक पर हमारे महापुरुषों का कर्ज है, और इतना कर्ज है कि पूरी जिंदगी आप महापुरुषों के लिए काम करो तब वो कर्ज नहीं चुका सको। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, उस नशे से बाहर निकल जाओ, उस जो फूट आपके अंदर डाली हुई है उस टूट फूट से बाहर निकल जाओ साथियों, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है, सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। जब तक अकेले अकेले आप लड़ते रहेंगे। एक कक्षा 3rd में कहानी सुनाई जाती थी कि लकड़ी, एक एक लकड़ी को अगर अलग अलग से तोड़ा जाए तो टूट जाएंगी, मगर गट्ठर नहीं टूटता है। इसलिए संगठन की ज़रूरत होती है, और यही संगठन को समझाने का सबसे अच्छा उदाहरण मैं मानता हूँ कि संगठन कितना ताकतवर होता है। अगर आप चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में ताकतवर हो, आपके क्षेत्र में आपका वजूद हो, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, आपकी शिक्षा पर, आपके क्षेत्र में आपकी ज़रूरतों पर काम हो, आपके क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी, आपका थाना या आपके क्षेत्र के शासनिक वो व्यक्ति, आपके क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधित्व, आपका ग्राम प्रधान, आपका ब्लॉक प्रमुख, आपका विधायक, आपका सांसद आपकी बात माने, तो उसके लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा। अपनी एकता के साथ एकजुट होकर के अपने संगठन के साथ ही आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं साथियों। ये बात याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की ताकत, सबसे बड़ी अदालत है लोक अदालत। ये लोकतंत्र की अदालत, लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है। आज आप देखते हैं भीम आर्मी का एक पदाधिकारी भी थाने में जाकर बैठ जाए तो अपने लोगों की बात मनवा करके उठता है। उसकी ताकत वो लोकतंत्र है, उससे जुड़े हुए वो लोग हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ताकत हो, आपका वजूद हो, आपकी बात की सुनवाई हो, उसका मान सम्मान रखा जाए, तो आपको भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी कागज के टुकड़े पर मोहर लगेगी तभी आप जो है उस संगठन से जुड़े होने का एहसास आपको होगा, तभी आप उस संगठन से जुड़ेंगे। जुड़ना होता है इंसान का आंतरिक रूप से जुड़ना, दिल से जुड़ना, रूह से जुड़ना साथियों। आप जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आप समझिए आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा होगा साथियों। मैं बहुजन समाज का बेटा, आपका भाई, अपने नौजवान साथियों का दोस्त आपसे वादा करता हूं, अपने जनपद मुजफ्फरनगर से ही नहीं, किसी भी गांव से, किसी भी विधानसभा से, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी जिले से अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान 100% होगा। लेकिन तब होगा, ये खुलेआम मैं कहता हूँ, जो लोग समाज हितैषी होंगे, समाज के प्रति संघर्षशील और वफादार होंगे, उन लोगों की मदद होगी। समाज के लिए गद्दार, चंद गद्दार लोगों से मैं नफरत करता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ समाज से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात तलक करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, खुलेआम ये कहता हूँ, यहाँ जिस मंच से ये कहता हूँ कि आप मुझे कॉल करिए, आपकी कॉल पर 100% 100% खरा उतर जाऊंगा। आप जिस क्षेत्र में मांगेंगे, जिस विभाग में मांगेंगे, मुझसे जो मदद मांगेंगे 100% आपको मिलेगी, क्योंकि ये वजूद मुझे मेरे समाज के उन लोगों ने दिया है जो वास्तविकता में महापुरुषों को मानते हैं, उनके विचारों पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मुझे इतना वजूद दिया, इतना ताकतवर तो बनाया है कि अगर कहीं हमारे समाज के साथ, समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो तो लगाइए फ़ोन और देखिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत क्या है। आपके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया तो हम संगठन छोड़ के घर बैठ जाएंगे साथियों। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों की मदद करना चाहते हैं जो समाज हितैषी है, समाज के प्रति संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हैं। और ये बात मुझे कहने के लिए बाध्य किया गया, इसलिए मैं बाध्य और मजबूर हो गया कि मैंने ये देखा कि हमने पूरे ज़िले के अंदर काम किया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर काम करती है, लेकिन फिर भी जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों को, समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए तो समाज के लोगों के पास समय नहीं होता है। और जब कोई घटना उनके साथ हो जाए तो तत्काल उन्हें भीम आर्मी भारत एकता मिशन की याद आती है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि एहसास होना चाहिए
कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के होने का वजूद क्या है और ना होने का वजूद क्या है, ना होने पर उस कमी का एहसास होना चाहिए। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसी गांव में उन्हीं लोगों की मदद करेगी जहां लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े होने का कम से कम ये एहसास हो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ने पर समाज में भाईचारा, एकता, बंधुता बनती है, समाज का संरक्षण बढ़ता है, समाज में बहु बेटियों की सुरक्षा होती है, समाज के मुद्दों पर कार्य होते हैं। लोकतंत्र सबसे बड़ा है और संगठन में लोकतंत्र होता है। साथियों, इस लोकतंत्र से आप अपने जनप्रतिनिधित्व को भी जब चाहे तब बदल सकते हो। आप जिसको बना सकते हो उसको हटा भी सकते हो। अगर आपका जनप्रतिनिधित्व आपकी बात को नहीं सुनता, वो आपके काम नहीं करवाता है, तो आपके संगठन में ताकत होनी चाहिए। और आपके संगठन में इतनी ताकत है, उसका इतना वजूद है कि अगर आप सही है और सही काम के लिए आपकी मांग है तो उस मांग को 24 घंटे के अंदर मनवाने की हैसियत रखता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। सम्मानित साथियों, जो मेरा दर्द था उसको कह रहा हूँ। ये दर्द एक घटना से मुझे मिला और ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन कह देता हूँ। हमने लगातार, मेरे फ़ोन पर लगातार रोज़ लगभग 100 कॉल आती होगी। कभी 100 से ज़्यादा हो सकती है, कभी 100 से कम, लगभग 100 कॉल तो मुझे आती हैं। तमाम लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, तमाम लोगों की समस्याओं पर काम भी करता हूँ। जिस हद तक मैं जितना कामयाब मुझे समाज ने बनाया, उस कामयाबी का पुरजोर लगा कर के मदद करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जब संगठन के वजूद की बात आती है और उसके लिए हमारे कुछ पदाधिकारियों के द्वारा कॉल दिया जाता है, एक आह्वान किया जाता है कि आओ मिलकर के हम एक सम्मेलन करें, जिस सम्मेलन के माध्यम से इस विचारधारा को समाज तक पहुंचाने में हमें सहूलियत होगी। आओ सब मिलकर के एक चर्चा करें, एक सम्मेलन करें, जिस सम्मेलन का वजूद भारत मुल्क में जो नफरत है उसको ख़त्म करके भाईचारा बंधुत्व बनाया जाए, अपने क्षेत्र में भाईचारा बंधुत्व बनाया जाए और महिलाओं पर थोड़ी सी जागरूकता लेकर के उस पर काम किया जाए। गांव दर गांव जाकर के महिलाओं को जगाया जाए, उनके संगठन बनाए जाए, ताकि उनके संगठनों के माध्यम से उन पर हो रहे अन्य अत्याचार को भीम आर्मी तक पहुंचाया जाए। उनके उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उनके लिए बंदोबस्त किया जाए, उस पर काम किया जाए। जब ये एक सम्मेलन की कॉल दी जाती है तो लोगों के पास वक्त नहीं था। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि जब बात संगठन के वजूद की थी तो तब आपके पास वक्त नहीं था, और जब आपके साथ एट्रोसिटी हो रही है तब आपको संगठन की याद क्यों आ रही है? आप इतने स्वार्थी हो गए हैं, क्या आप ये भूल गए कि जो लोग संगठन में काम करते हैं वो भी किसी माँ के बेटे होंगे, उनका भी परिवार होगा, कि वो कोई काम नहीं करते होंगे कि वो इतना फ्री हो गए आपके लिए। ये समझना जरूरी है, ये किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे, अपने कंधों पर उसको उठा करके आगे बढ़े। और देखिए, अगर आप ऐसा समझ लेते हैं तो मात्र 10 से 15 दिनों में पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर आप टीम बना सकते हैं। टीम बनाना किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, टीम बनाना प्रत्येक उस आदमी की जिम्मेदारी है जो इस कौम में पैदा हुआ, इस बहुजन समाज में पैदा हुआ है, जो महापुरुषों को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। प्रत्येक उस आदमी की जिम्मेदारी है। साथियों, सभी से मेरी अपील है, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहे, शेयर करते रहे। और स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है। जो लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद ये भाव पैदा होता है कि भीम आर्मी से जुड़ना चाहिए, या वो भीम आर्मी से जुड़ कर के समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, एक कॉल आप मुझे ज़रूर कीजिएगा। आप जहाँ जिस क्षेत्र में कहेंगे उस क्षेत्र में पहुँचूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। सम्मानित